नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने निवास से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित हजारों परिवारों को आर्थिक सहायता दी है। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 28,400 हितग्राहियों को 30 करोड़ की राहत राशि वितरित की। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल संवाद में पीड़ितों का हाल भी जाना है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, सुनिए। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों के अंदर इस नाते फिर से भी देख रहा हूं कि हमने न केवल हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना बल्कि क्यूआरटी टीम को भी एक्टिव किया हुआ था, ताकि वो सभी प्रकार से बचाव के संसाधन में 24 घंटे एक्टिव होकर के अपना काम करे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये मान के चलता हूं कि हमने अपनी आपदा प्रबंधन के लिए हर जिले में 23 लाख रुपए से अधिक की अग्रिम धनराशि दी है कि ऐसे कभी कष्ट के मौके आए तो सरकार आपके साथ खड़ी दिखाई दे, प्रशासन पीछे न हटे। वैसे प्रशासन के लोग, हमारे सारे कलेक्टर, एसपी, सारे प्रबंधन के लोग इस सब बातों के लिए पूर्व से मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। ऐसे में राहत और संबल देने में सरकार ने अपनी तरफ से आपकी आंखों में जगाए सपनों को, आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी भूमिका अदा की। मैं अपनी सारे लोगों के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रशासन के लोग और हम सब कष्ट की इस घड़ी में कभी आपको अकेला नहीं रहने देंगे। ये तो कष्ट से हम बाहर आए, अब बारिश का दौर गया है, लेकिन अभी मौसम और बाकी चीजों में बारिश की अभी संभावना बनी हुई है। ऐसे में हमको असावधान नहीं रहना है, हमको सावधान रहना है। हम अपनी एकजुटता के भरोसे से निश्चित रूप से बाहर आएंगे। जैसा कि हमारे पीएस ने बताया कि अभी फसल का सर्वे नहीं हुआ है, ये अभी मानवीय सहायता अलग अलग प्रकार से दी गई है, लेकिन फसल का सर्वे चल रहा है और फसल के सर्वे में भी सरकार जिन जिन फसलों पे जिस प्रकार से भी नुकसान हुआ है सबकी मदद करने के लिए उस पे भी चलेगी। आगे बढ़ेंगे। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के मासिक किश्त अंतरण कार्यक्रम में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आगामी भाई दूज से लाडली बहना योजना की राशि बढ़कर 1500 कर दी जाएगी और ये वृद्धि आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि मेरा वचन है। साथ ही 28 लाख से अधिक पात्र बहनों को गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 450 की दर से 43.90 करोड़ का अनुदान राशि ट्रांसफर हुआ है। लाडली बहनों के लिए चुनाव के पहले का 1000 से चालू करी यात्रा और हमने कहा इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कांग्रेसियों ने कहा बढ़ा नहीं सकते, पैसे है ही नहीं, ये कहां से लाएंगे, कैसे देंगे। लेकिन बहनों आप गवाह इस बात की, चुनाव के पहले 1000 मिलते थे, गए साल से 1250 मिलने लगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। और गए साल 1250 किए थे और हमने कहा था और बढ़ाएंगे। आज इस किस्त के डलने तक प्रदेश के अंदर कितने पैसे बांटे बहनों को, केवल आंकड़ा बताऊं, 41,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहनों को दे चुके हैं अभी तक हमारी सरकारों के माध्यम से। बहनों के हाथ में अगर पैसा पहुंचता है, उस पैसे का सदुपयोग होता है। भाई के पास पहुंचे तो कहीं इधर उधर खर्चा करेगा, कभी कभी गलत और पता नहीं कहां बगाड़ देता पैसे। लेकिन बहनें अपनी जान की बाजी लगाकर भी एक एक रुपये को अपने बाल बच्चों के पढ़ाने लिखाने में, घर के खर्चे में अपना सारा पैसा लगाती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपकी उस भावना के लिए। सरकार का रक्षाबंधन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रहने वाला है। 5-7 दिन बाद आने वाला 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का समय हमारे लिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ये देश सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है, भाई बहन का रिश्ता सुरक्षित है। हमारे लिए संकल्प करने का मौका है, इसलिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जहां भी जाओ वहीं तिरंगा ही तिरंगा। आजादी के वो पावन पर्व को हमको धूमधाम। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा के राज्यपाल
आशीम कुमार घोष और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को भी सम्मानित किया। ये मुलाकातें राज्य की मर्यादा और सौहार्द का प्रतीक बनी, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों और सहयोग की भावना को मजबूती भी मिली। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में रक्षाबंधन उत्सव में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छता योद्धाओं को राखी बांधी और मुख्यमंत्री ने समाज में सफाई कर्मियों की भूमिका को सराहते हुए उन्हें परिवार का हिस्सा बताया। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर यह अनूठा संदेश दिया गया कि सेवा करने वाले हर हाथ को सम्मान मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन जंक्शन के शताब्दी समारोह के समापन पर स्वतंत्रता संग्राम के अमर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए वर्तमान पीढ़ी से राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने, हम जिएंगे स्वदेशी के लिए और मरेंगे भी। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। कि राष्ट्रभक्ति को फिर से जन जन के हृदय में हम प्रतिष्ठित करें, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का जो दग्र भाव उन महान क्रांतिकारियों ने संचार किया था, जिसमें स्वयं की परवाह के बगैर हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से मुक्त करना है और उसके लिए अपने आप को बलिदान देने की, हर कीमत को चुकाने का जो जज्बा था, उस जज्बे का परिणाम ये है, उसी जज्बे का परिणाम है कि देश 1947 में आजाद हो गया। ये उसी की कीमत है और इसीलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति का यह ज्वार जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो। एकता और गर्व का प्रतीक बन चुके तिरंगे को हर घर तक पहुंचाना है। याद रखना, भारत की आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस तिरंगे को हर घर पे फहराना है और उन महान सेनानियों को नमन करना है जिनके बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र है और भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई है। हर भारतवासी ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान किया है और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया, पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को
विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। अगर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो बहनों और भाइयों, आजादी का ये महोत्सव एक बार फिर से हर भारतवासी को अपने आप के साथ जोड़ने में सफल सिद्ध होगा। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आज समारोह है। ठीक 100 वर्ष पहले 9 अगस्त 1925 को इसी स्थल पर उस समय के महान क्रांतिकारियों ने भारत के जिस खजाने को ले जा लूट करके यहां की जनता की खून पसीने की कमाई को ब्रिटिश हुकूमत इंग्लैंड ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसे देश के और महान क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन एक्शन की घटना के माध्यम से अपने कब्जे में लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया था। मुख्य रूप से इस पूरे अभियान को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी और एक लंबी श्रृंखला उन क्रांतिकारियों की थी। सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मां सीता की जन्मस्थली माने जाने वाले पुनौरा धाम मंदिर का भूमि पूजन कर यहां पर पूजा अर्चना की और इसी के साथ आधारशिला रखी गई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर अमित शाह ने कहा कि ये धाम न केवल आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि सनातन संस्कृति की विश्व पटल पर पहचान को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताएं लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। भाई, मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे
गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा है। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर सियासत गर्म है। केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बिहार सरकार के फैसले का स्वागत किया है। चिराग ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक सभा में इस मुद्दे को उठाया था और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की पुरानी मांग को मान लिया है। चिराग ने इसे बिहार वासियों की जीत बताया और नीतीश सरकार को धन्यवाद भी दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा। दिक्कत यही होती है कि जब आप भाई कांच की हांडी कितनी बार चढ़ेगी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। विपक्ष ने कहीं ना कहीं ये राजनीति का हिस्सा बना लिया है। सीए जैसा कानून जो कि नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बना के देश भर में आगजनी का माहौल बना दिया। पूरे लोकसभा का चुनाव ये लोग कहते रह गए कि तीसरी बार मोदी की सरकार आ जाएगी तो आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। साल भर हो गया, मुझे बताइए कहाँ का संविधान खत्म हुआ या कौन से लोकतंत्र की हत्या हो गई या किसका आरक्षण छीन लिया गया। सीए में बताइए मुझे किस मुसलमान की नागरिकता छीनी गई। अब उसी तरीके से एसआईआर को लेकर, और भैया ये किसके कहने पे किया जा रहा है? ये आप ही के कहने पे तो किया जा रहा है। आज भी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहाँ कर्नाटका का और कहाँ का वो उदाहरण दे रहे थे। तो भैया कर्नाटका में किसकी सरकार है? आप कहना क्या चाह रहे हैं, नहीं तो समझ के परे। आप लोकसभा चुनाव को मद्देनजर बनाते हुए आप ये भूल जाते कि उससे ठीक पहले हुए विधानसभा के चुनाव वहां पे कौन जीता था। और आप ही ने बार बार, अब जब आप आज दिखा रहे हैं वहां पे कि किस तरीके से फर्जी वोटर्स बने हैं, अब आपके कहने पे जब कर्नाटका में एसआईआर किया जाएगा तो फिर आप उस प्रक्रिया पे भी आप शिकायत करेंगे। तो आप चाहते क्या हैं? आप बार बार आप मांग कर रहे हैं कि इसमें सुधार किया जाए वोटर लिस्ट में। उत्तर प्रदेश में बारिश अब कहर बनकर टूटी है। गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा जैसी नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में पानी ने जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इतने ज्यादा गंभीर हैं कि कई जिलों में स्कूलों को बंद करना पड़ा है और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी और बहराइच जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। खेत डूब चुके हैं, सड़कें जलमग्न हैं और घरों में घुटनों तक पानी भर चुका है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और प्रशासन चौकसी में जुटा है, लेकिन हालात अब भी नियंत्रण से बाहर दिख रहे हैं। लोगों की नजरें अब सिर्फ प्रशासन पर नहीं, आसमान की ओर भी टिकी हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां कभी हरियाली की बारिश खुशहाली लाती थी, वहीं अब आसमान से गिरती बूंदें मुसीबत बन चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश ने जमीन की मजबूती को चाट खाया है और नदियों की रफ्तार अब रुकने का नाम नहीं ले रही। राज्य बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली की ताजा रिपोर्ट बताती है कि यूपी में गंगा नदी कई जगहों पर अपने रौद्र रूप में बह रही है। बदायूं का कचला ब्रिज हो या गाजीपुर प्रयागराज का छतनाग और फाफामऊ, मिर्जापुर, बलिया और वाराणसी, हर जगह गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का मिलन अब मुक्ति नहीं संकट लेकर आया है। नैनी में यमुना लाल निशान को पार कर गई है। हालांकि जल स्तर घट रहा है, लेकिन तब तक सैकड़ों घरों के आंगन में पानी उतर चुका है। और अकेली गंगा नहीं, शारदा, घाघरा, राप्ती जैसी नदियां भी अपने उफान पर हैं। अयोध्या और बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज पर घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अयोध्या में इसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन की चिंता भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। लखीमपुर खीरी का पलिया कला भी राहत की सांस नहीं ले पा रहा। वहां शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। उधर श्रावस्ती और भिंगा में राप्ती नदी भी अब चेतावनी के बिल्कुल करीब है। गांव में लोगों ने घर छोड़ दिए हैं। जो छत पर टिके हैं वो ऊपर से पानी की आवाज सुन रहे हैं और नीचे जमीन से डर। इन तमाम हालात के बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट चिंता और बढ़ा रहा है। 8 अगस्त को लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी, बहराइच और अमेठी जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। राजधानी लखनऊ में हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, चाहे सरकारी हो, सहायता प्राप्त हो या फिर निजी बोर्ड के।
बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशासन की ये तैयारियां पर्याप्त हैं? क्या सिर्फ स्कूल बंद करना ही काफी है जब गांव डूब रहे हैं, खेत बह रहे हैं और सड़कों पर नाव चलने लगी हैं? हर साल बारिश के मौसम से पहले जोरों शोरों से तैयारियों की कवायद शुरू होती है, मगर इसके बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये तैयारियां पर्याप्त साबित क्यों नहीं होती? साल बदलते हैं लेकिन हालात नहीं। ये आपदा सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, ये दर्द उन परिवारों का है जिनके घरों में पानी भर गया है, खेतों की फसलें बह गई हैं और अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी अनिश्चितता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बुजुर्गों के लिए दवाएं नहीं पहुंच पा रही और कई जगह तो राहत भी अब तक नहीं पहुंची है। नदियों के उफान के साथ ही उम्मीदें डूबती दिख रही हैं। राज्य की नदियां जितनी भर चुकी हैं, उतनी ही सीमाएं प्रशासन की तैयारियों को भी भरती दिख रही हैं। और जब तक मौसम मेहरबान नहीं होता, तब तक हर बूंद परेशानी बनकर बरसेगी। बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक परीक्षा बन गई है उन लोगों की जिनका जीवन नदी के किनारे बहता है और उन जिम्मेदारियों की जो आपदा के वक्त काम आनी चाहिए। गाँव में कई परिवार अब स्कूलों। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।